हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, जब भी आप देख रहे हो मुझे, है ना। नमस्ते, हेलो, हाय, सब कुछ समझ लीजिए आप। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं यार। ठीक है, तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, टाइटल वगैरह आपने पढ़ ही लिया होगा ना, पढ़ के ही आए होंगे यहाँ पे। तो करना क्या है, आज हम 8.1 कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। 8.1 का मैंने 1 to 7 क्वेश्चन हम अपलोड कर चुके थे। अब क्योंकि उसमें बोर्ड भर गई थी और आप जानते हो मैं बोर्ड वापस मिटाता नहीं हूँ ना, ऐसा नहीं, बहुत मेहनत होती है। मैं मिटाऊंगा तो तक आप क्या करोगे, है ना, बैठ के टाइम पास थोड़ी करोगे। इसीलिए जो है बोर्ड वाला मिटाने वाला सिस्टम नहीं रखा हमने बाद में। इसलिए दूसरा ये पार्ट 2 है उसका, 8.1 का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 लाइन बाय लाइन कंप्लीट करने जा रहे हैं। क्लियर है क्या सभी को? तो अगेन जैसे स्टार्ट करने के लिए हम हमेशा करते हैं, पेन और कॉपी निकाल लीजिए, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक ले लीजिए और लेके हमारे साथ जो है स्टार्ट करते हैं। क्लियर? चलो तो लगाइए हेडिंग मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर 8 का एक्सरसाइज 8.1 8वां सवाल। बुक में देखते रहना, मैं एक बार पढ़ रहा हूं, है ना, और यहाँ पे लिख भी रहा हूं जितना हो पाए। हमारे पास सवाल ये दिया हुआ है, इफ 3 cot A, हमें दिया हुआ है 3 cot A इज इक्वल टू 4, ये दिया हुआ है। क्या निकालना है आपको, बोला कि आप चेक कीजिए, बताइए 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A, क्या ये क्वांटिटी जो है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के बराबर होगी या नहीं होगी? क्या आपको सवाल समझ में आया? ठीक है, ये हमारा सवाल है, मैंने पूरी तरह से लिख दिया है। अब देखो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। क्लियर? तो हमारे पास सवाल के हिसाब से 3 cot A इज इक्वल टू 4, देन 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर A की वैल्यू जो है cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर A के इक्वल होगी कि नहीं होगी। तो हम एक काम करते हैं, तो ट्रायंगल बना के इसको सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखते रहना मेरे साथ, ठीक है। यहां से अगर आप इसको एक स्टेप सॉल्व करोगे तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि cot A की वैल्यू जो है 4, यहाँ 3 थी वो 3 को रिजेक्ट करके 4/3 लिखा है। ये cot A होता क्या है, बेस बाई परपेंडिकुलर पढ़ा होगा आपने। तो अगर मैं यहां से इसके बेस को 4 सपोज करके चलूं, तो अगर ये वाला एंगल A है, इसे B कहूं, मैं इसे C कहूं, तो A के सामने परपेंडिकुलर BC हो जाएगा। A के सामने परपेंडिकुलर क्या होगा, BC। ठीक, तो बेस क्या हो गया ये, तो इसका बेस दिया हुआ है 4 और परपेंडिकुलर दिया हुआ है 3, तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, 5। अब इतना तो आप कर लेना, पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे ना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। चलो एक बार ये भी करके दिखा देता हूँ। h का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। परपेंडिकुलर 3 दे रखा है, 3 का स्क्वायर करो, ये 4 का स्क्वायर करो, ये आएगा 9 प्लस 16, ये आ गया 25, और यहाँ पे आप अंडर 25 कर देना। समझे नहीं समझे? तो यहाँ से आ गया 5, हाइपोटेनस 5 आ गया। अब आपको क्या करना है, अब सर हाइपोटेनस 5 आ गया, तो देखो एक तो आपको tan निकालना है। tan तो यहीं से आ जाएगा, cot का उल्टा कर दोगे, tan की वैल्यू ऑटोमेटिक दिख रही है। ठीक है, तो मैं सभी की वैल्यूज यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कौन कौन चीजें हमें चाहिए, तो इसका हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो हमें एक वैल्यू चाहिए tan A की, तो भैया अगर cot A जो है 4/3 दे रखा है, तो tan A कितना हो जाएगा, 3/4 ऑटोमेटिक। अरे अपोजिट होता है ना, रेसिप्रोकल, ये 4/3 है तो इसे कितना लिखोगे, 3/4, 3/4। फिर आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है cos, और क्या निकालना है, साइन भी निकालना है। तो लिखो cos A का हो जाएगा, cos A, तो A के हिसाब से ये वाला परपेंडिकुलर है, तो बेस तो ये हो जाएगा, और cos क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। A के लिए ये परपेंडिकुलर हुआ ना, तो cos होता क्या है, बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 4, तो 4/5, और साइन A कितना हो जाएगा, साइन A होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, और इसके अपॉन में हाइपोटेनस 3/5। तो ये हमने निकाल लिया tan A, cos A और sin A। अब क्या करना है सर, अब निकालो लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वांटिटी सॉल्व करो। तो हमें पहले सॉल्व करना है 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A, दैट इज 1 में से माइनस करना है आपको 3/4 का होल स्क्वायर, और इसी में आपको ऐड करना है 3/4 का होल स्क्वायर। क्लियर? जब इसे आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये क्या मिलेगा, 1 माइनस 9/16, और नीचे मिलेगा 1 प्लस 9/16। इन दोनों को जब आप ऐसे ऐड करो, एलसीएम ले लेना, ठीक है, दिख रहा है 16 माइनस 9 अपॉन में 16, और होल अपॉन में क्या आएगा, 16 प्लस 9 और अपॉन में 16। देखो 16 कट जाएगा, और एक स्टेप में आपको आंसर मिलेगा
है ना। 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा 7 और 16 प्लस 9 नीचे कितना आ जाएगा 20। ये आ गया इसकी वैल्यू। क्लियर। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको भी चेक करना है ना। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो हमने यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू लिखते हैं कॉस का स्क्वायर ए माइनस साइन का स्क्वायर। तो कॉस की वैल्यू भैया कितनी दे रखी है, कॉस की वैल्यू दे रखी है 4/5, तो लिखो 4/5 का स्क्वायर और माइनस करना है 3/5 का स्क्वायर। ये आपको क्या देगा, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर 25, इसमें से माइनस करो 3 का स्क्वायर 9/25। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि 16 में से 9 घटाने पे 7 आता है और नीचे तो 25 दे रखा, तो 7/25। क्या ये वाली तस्वीर है ना, ये वाली फोटो और ये वाली फोटो दोनों बराबर दिख रही हैं, दोनों तस्वीरें बराबर है ना। हाँ, तो ये वैल्यू है इसकी और कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू है ये। तो क्या दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है, तो यहां से हम क्या पाएंगे यस। तो आपको ये चीज लिखना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये इक्वल होगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है क्या, ये इक्वल है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। आप इस चीज के लिए यस कह सकते हैं, अ बिग यस टू दिस। क्लियर। चलिए, तो मेरे हिसाब से आपको 8वां सवाल पे समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, लिख लेना। ये है 8वां सवाल। अगला सवाल कौन सा होगा, अब 8वें के बाद कौन सा सवाल हो सकता है, 9वां ही आएगा, है ना। कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं इसके अंदर। देखो 9वां सवाल, ठीक। 9वां सवाल कहाँ है तुम्हारा, तो आपका 9वां सवाल है इन ट्राइंगल एबीसी। सुनिए ध्यान से, एक त्रिकोण दिया है ए बी सी, राइट एंगल एट बी। राइट एंगल किस पे है, बी पे, यानी फिर से आपको एक ट्राइंगल बनाने हैं और राइट एंगल आपको देना है बी पे। क्लियर हो गई। इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3, इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3, तो अगर इसे a कह लें इसे b कह लें, ठीक है, और दिया हुआ है कि tan a की वैल्यू जो है 1/√3 है। अच्छा, फिर क्या बोला है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। दो चीजें दी हुई हैं, दोनों अपन लिख देंगे ना। पहला आपको फाइंड आउट करना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, यही लिखा है ना। एग्जैक्टली, एक एक करते हैं, पहले तो हम ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। तो tan a की वैल्यू 1/√3 दे रखी है, इसका अर्थ यह है कि ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस दिया है, मतलब परपेंडिकुलर 3 होना चाहिए। तो a के हिसाब से परपेंडिकुलर ये हुआ, तो ये आ गया परपेंडिकुलर आपका 1 और बेस होना चाहिए √3, तो बेस आ गया आपका √3। a के लिए परपेंडिकुलर ये है, ध्यान रखना, ये मेंटालिटी मत फिट करना कि लंबी वाली साइड परपेंडिकुलर होती है ना, ऐसा मेंटालिटी नहीं होना चाहिए। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपना रंग रूप बदल देता है वातावरण समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से। अगर एंगल ये है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बराबर। और ये परपेंडिकुलर हो तो बेस तो ये झक मार के होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है ना, हाइपोटेन्यूज थोड़ी कभी बदलता है यार। परपेंडिकुलर होगा तो बेस ये हो जाएगा, समझे नहीं समझे। नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट क्या करना अपने को, ये आ गया 1/√3। अब हाइपोटेन्यूज तुम निकाल लो, तो तुम पढ़े होगे पाइथागोरस थ्योरम, h² = p² + v²। तो देखो परपेंडिकुलर तो √3 का स्क्वायर कर दो, और बेस है 1 तो 1 का स्क्वायर करो, है ना। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 आ गया 4, √4 कर लो। बाकी सब में h का स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा, तो ये आ गया तुम्हारा 2, तो ये तुम्हें 2 मिल गया। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब तुमसे जिन जिन चीजों का इस्तेमाल करने बोला है उन चीजों को साइड में निकाल लो। तो जैसे साइन ए और कॉस ए और कॉस सी साइन सी, ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे इन 4 चीजों को हम ऐसे रख लेते हैं। देखो ध्यान से, पहले क्या निकालते हैं, साइन ए, फिर निकालो कॉस ए, फिर निकालो साइन सी, फिर निकाल लो कॉस सी। मतलब एक बार एंगल ए से साइन कॉस की वैल्यू निकालो और एक बार एंगल सी से साइन कॉस की वैल्यू निकालो। कर सकते हैं ऐसा? जी बिल्कुल कर सकते हैं। ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर भाई पर इतना याद हो गया होता है, परपेंडिकुलर 1 और अपॉन में 2। क्लियर। कॉस के हिसाब से, अब जानो कॉस ये परपेंडिकुलर है, बेस क्या हो गया ये, तो ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, √3 अपॉन में 2। अब यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है, फिर से परपेंडिकुलर चेंज होगा। अब एंगल क्या है, सी। अब एंगल हमें, अच्छा यहाँ पे मैंने बी भी लिख दिया है क्या,
ये बी भी नहीं होगा, ये सी होगा ना, सी होता है एंगल से ना, मेरी थोड़ी सी भूल होगी ना। हाँ गंगा नहा के आऊंगा मैं, अपने पाप धो दूंगा, आप टेंशन ना लो। चलो देखो यहाँ देखो, मास्टर की बुराई नहीं करते बेटा, याद आने दो चुपचाप, है ना। देखो साइन से निकालना है, कॉस से निकालना है। साइन से हम कैसे निकालेंगे, सी के लिए आप एंगल ये देख लो, अगर एंगल ये है तो परपेंडिकुलर उसके सामने वाला होगा, अरे हाँ या ना, होगा, ऑब्वियसली होगा। एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी कितना आ जाएगा, √3/2। अब सी के लिए अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस क्या हो जाएगा, 1, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज 1/2, ये आ जाएगा 1/2। क्या पूरी बातचीत क्लियर है? क्या हमें सारी बातें समझ में आ रही है? जी बिल्कुल समझ में आ रही है, ठीक है। अब क्या करना है, एक एक करके वैल्यूज रखते जाना है सर। साइन ए की जगह पे देखो, सबसे पहले साइन ए की वैल्यू है 1/2, मल्टीप्लाई करना है किसमें, कॉस सी में। कॉस सी की वैल्यू ये रही, कितनी है, 1/2। फिर जोड़ देना है कॉस ए की वैल्यू कितनी, √3/2, और साइन सी की वैल्यू कितनी, √3/2। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 1 × 1 1 होगा, 2 दूनी 4 होता है, प्लस का प्लस, √3 3 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। अगर देखो तो 1 + 3 4/4, यानी ये आइटम जो है 1 आ जाएगा। यानी पहले वाले सवाल का जवाब कितना आ गया, 1 आ गया मित्रों। आया कि नहीं आया? चलो पहले वाले सवाल का जवाब जो है 1 अगर आ चुका है, अब देखना है दूसरे वाले सवाल का जवाब। तो हमारे पास दूसरा सवाल क्या दिया है, दूसरा सवाल देखो ये दिया हुआ है, क्या है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, एकदम सही बात है ना। अब देखो क्या होगा, ये अगेन वैल्यूज ही रखनी है, कॉस ए इंटू कॉस सी, तो कॉस ए कितना है, और कॉस ए √3/2 है, इंटू कॉस का सी, तो कॉस सी कितना है, वो 1/2 है, लिख दो। फिर माइनस साइन ए कितना है, साइन ए जो है 1/2 है, इंटू साइन सी कितना है, ये है √3/2। क्लियर? अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली फोटो और ये वाली फोटो जो है बराबर है सर, ठीक है। तो अगर ये आइटम समथिंग है, ठीक है, तो ये भी समथिंग हो रहा है, तो समथिंग माइनस समथिंग जो है 0 आता है, 0 आता है, पता नहीं चीज, दो सेम क्वांटिटी को माइनस करो तो आंसर जो है 0 आ जाएगा सर, ठीक है। तो समथिंग माइनस समथिंग इज इक्वल टू समथिंग में 0 आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। समझेगा ये चीज को? तो ये जो है तुम्हें यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि ये तस्वीर जो है 0 की, क्योंकि देखो √3/2 और 1/2, इधर भी √3/2 1/2 दोनों सेम है, तो सेम माइनस सेम की वैल्यू हमेशा 0 आती है मित्रों। समझे कि नहीं समझे? समझ गए होंगे, है ना। अब समझ गए तो मुझे बता भी देना कि हाँ सर हम समझ गए हैं, हमें आपकी सारी बातें समझ में आ गई है। अब देखो हम अगला सवाल करने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10, आपको पता है इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और सिखाने वाली चीज है सवाल नंबर 11, जो आपको बहुत सी चीजें सिखाएगी। बच्चे अक्सर उसको नेग्लेक्ट करते हैं, ट्रू फॉल्स बोल के नेग्लेक्ट कर देते हैं। वो ट्रू फॉल्स इतनी वैल्यूएबल है, इतनी काम की चीज है, उसके अंदर मैं आपको ऐसी चीजें बता दूंगा जिससे आपको 11th के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 11th में आप पढ़ते हैं साइन कॉस की रेंज वगैरह, कि उसकी रेंज -1 से 1 होती है ना, आपको शायद ना समझ में, लेकिन वो चीजें कैसे होती है 11th के बच्चों को शायद ना पता, लेकिन वो चीज यहाँ से मालूम पड़ जाएगी। ट्रू फॉल्स ध्यान से देखना, ठीक है। चलो देखो 10वां सवाल क्या दिया है। 10वें सवाल में ऐसा लिखा है कि PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, समझ गया, बना दिया मैंने PQR। और इन्होंने बोला राइट एंगल एट Q, ठीक है, और बताओ दिया है PR + QR, PR ये है, देखो PR, अरे फिर यहाँ पे Q लिख दिया है, तो डबल लिख रहा हूँ आज में, है ना। देखो लिखो, दी हुई इंफॉर्मेशन लिखो, PR + QR, ये आइटम जो है 25 दे रखा है, और आपको दिया है कि PQ की जो वैल्यू है, ठीक है, PQ वो कितना आ रहा है, 5 सेंटीमीटर आ रहा है। तो भैया बिना सोचे समझे PQ को 5 कर दो, और डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, कॉस P, tan P। तो आपसे क्या क्या पूछा है, साइन P पूछा है, कॉस P पूछा है, और tan P भी पूछा हुआ है। समझ गए क्या? साइन P, कॉस P, tan P। अच्छा ठीक है, समझ गया। तो शुरू करते हैं यार, आ जाओ। आपको दिया हुआ है कि PQ की वैल्यू 5 है, मैंने PQ 5 रख दिया, समझ आई क्या बात। फिर क्या दिया है, बोला इसने PR नहीं PR, है ना, PR और QR दोनों को जोड़ के जो है 25 आ रहा है। क्लियर? तो अब देखो इस PR और QR को कैसे हम 25 से क्या क्या करते हैं ना,
तो ये तो पहले 5 हो गया, हमें लगाना है कुल मिला जुला के पाइथागोरस थ्योरम। आपको एग्जाम्पल में भी ऐसा एक सवाल है, एग्जाम्पल नंबर 5, उसमें माइनस करके दिया हुआ है। तो जब भी ऐसे सवाल आपको सॉल्व करने हो, आप हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाल, इसमें हाइपोटेनियस क्या है, पीआर, तो आपको पीआर की वैल्यू निकालनी है। अगर आप पीआर निकालोगे तो क्यूआर को उस साइड भेज दोगे। देखो अगर लिखा हुआ है, यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, तो पीआर प्लस क्यूआर की वैल्यू अगर 25 दिया है, तो मुझे अगर पीआर की वैल्यू निकालना तो क्यूआर को उधर उठा के फेंक दो। तो क्या ये 25 माइनस क्यूआर आएगा क्या? समझ आ रही है बात? ऐसा आप कर देना, पीआर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यूआर, ऐसा कर दीजिए। अब क्या करेंगे सर? अब कुछ नहीं करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। एक लाइन में आंसर, एक लाइन तो नहीं कर सकते, आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। ठीक है सर, देखिए तो आपने पढ़ा है हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सही पढ़ा है, बिल्कुल गलत है ना। हाइपोटेनियस कितना है सर? हाइपोटेनियस पीआर है, तो देखो पी ऑफ पीआर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, पी क्यू ले लो, 5 का स्क्वायर, और बेस क्यूआर, क्यूआर की जगह रखो क्यूआर का स्क्वायर। समझे नहीं समझे? अब पी आर की जो वैल्यू तुमने निकाली है वो रख दो। पी आर की जगह क्या मैं 25 माइनस क्यू आर लिख दूं? 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, क्या 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और ये क्यू आर का स्क्वायर जो है क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। ये दिख रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस, अगर इसको ए बोलूं इससे बी बोलूं तो क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर सेटिस्फाई करेगा? तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला यूज करना, देखो कौन सा यहाँ लिख रहा हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले नंबर का स्क्वायर, फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर, और फिर माइनस करना होता है 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी। 2 से मल्टीप्लाई करो, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, यानी 2 इंटू ए बी, तो 2ab। आई होप सबको ये चीज याद होगा, ये हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं। तो हम करेंगे सब पहले नंबर का स्क्वायर यानी 625, फिर क्या करना है, प्लस करो दूसरे नंबर का स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर, और माइनस करना है 2 से मल्टीप्लाई करके पहला वाला इंटू दूसरा वाला। तो पहले 2 इंटू 25 50, 50 इंटू क्यू आर कितना आ जाएगा 50 क्यू आर। क्लियर हो गया? इज इक्वल टू में क्या दिया है 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। देखो क्यू आर स्क्वायर कट जाएगा, ये 50 क्यू आर को तुम टांग के यहां लेके आ जाओ, प्लस 50 हो जाएगा 50 क्यू आर, और ये 25 को तुम इधर लेके आ जाओ, माइनस में हो जाएगा। इधर क्या बचा आपका, केवल 625 बचा है, तो 625 में से 25 माइनस कर दो, तो ये आ गया 600 और ये आ गया 50 क्यू आर। पहले 0 0 काट दो, और 5 12 जा 60, तो आपको मिल जाएगा क्यू आर की वैल्यू जो है वो 12 आ रही है। क्यू आर कितना आ गया 12। अगर क्यू आर की वैल्यू 12 है, यहां रखो, है ना, इस चीज को तुम यहां रख पाओ, तो पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस 12, तो आपको पी आर की वैल्यू जो है 13 मिल जाएगी। मतलब ये 13 आ गया और ये आइटम जो है 12 आ गया। समझ गए क्या? अब क्या निकालना है, ये हमें से पूछा गया था, साइन पी, कॉस पी, टैन पी। तो एंगल पी के हिसाब से एंगल पी पे काम करना है, यानी ये हो गया परपेंडिकुलर, ध्यान रखना। तो साइन पी निकालो, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर पी के लिए कितना हुआ 12, और हाइपोटेनियस कितना हो गया 13। क्लियर? अब क्या निकालना है, कॉस पी। तो कॉस पी क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो पी के लिए परपेंडिकुलर ये हुआ, तो बेस क्या हो जाएगा ये, यानी ये आ जाएगा आपका बेस बाय हाइपोटेनियस। अगर आप करोगे तो बेस हो गया 5 और हाइपोटेनियस आ गया 13। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखो, tan p निकालना है, tan p। अब tan p क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। p के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ध्यान रखना, p के लिए ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बेस यानी 12/5 दिया जाएगा 12/5। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 का। अब लास्टली हमारे पास बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, जिसका आंसर मुझे सिर्फ ट्रू फॉल्स के टर्म्स में देना है। मैं यहाँ पे फाइनल आंसर लिखूंगा, इसमें से कुछ सवाल ऐसे होंगे जिन्हें एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी डिटेल्ड में, ठीक है? क्योंकि आप इसमें ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं ना, वो ट्रू फॉल्स जो है पीछे से आंसर देके छाप लेते हैं, सॉल्यूशन वगैरह देखे, हाँ ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, 2 फॉल्स है 3 ट्रू है, ऐसे याद कर लेते हैं। अब ये जो है दिक्कत दे देती है, कंसेप्ट क्लियर नहीं होता आपके। देखो पहला सवाल है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। सोचने वाली बात है, इन्होंने बोला है कि tan a की वैल्यू जो है हमेशा 1 से छोटी होती है इनके हिसाब से। तो tan a होता क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब आपको मैं एक गणित समझाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना यहाँ, ठीक है, कि ये चीज कैसे काम करती है।
ये फ्रैक्शन का रूल है, यहाँ पे देख लो, देखो ठीक है, 0/4 लिख रहा हूं मैं, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 और 5/4। क्या 0/4 की वैल्यू हमें पता है कि ये 0 आता है? 1/4 हम जानते हैं कि ये 0.25 आता है। 2/4 जो है ये 0.5 आता है, 50। 3/4 की वैल्यू 0.75 आती है। 4/4 की वैल्यू 1 आ जाती है। 5/4 की वैल्यू जो है 1.25 आ जाती है। ध्यान से देखना, इनमें एक खास चीज है, जैसे आप 0 को सेंटर मानते हो एक रियल नंबर में, लाइन में, कि 0 सेंटर, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव नंबर, तो सेम ऐसे ही एक नंबर और स्पेशल माना जाता है फ्रैक्शन के केस में, वो नंबर होता है 1। और 1 को हम यूनिटी भी कहते हैं। यूनिटी का मतलब क्या होता है? 1, ध्यान रखना है ना। तो इसमें कंसेप्ट पढ़ाया जाता है लेफ्ट साइड ऑफ यूनिटी और एक होता है राइट साइड ऑफ यूनिटी। जैसे मानिए कि अगर ये हमारा नंबर लाइन है और यहां पे मैं नंबर लिख रहा हूं 1, ये हो गया हमारा 0, तो एक इस साइड, ठीक है, इसे कहेंगे लेफ्ट साइड ऑफ यूनिटी, और ये क्या हो जाएगा? राइट साइड ऑफ यूनिटी। दोनों में देखो क्या फर्क होता है, 0 तक ही है ना, 0 से पीछे नहीं जाना, सिर्फ 0 तक। तो अगर आप 0 इसके बीच में रहते हो, ठीक है, ध्यान रखना, 0 से लेके 1 के बीच में नंबर कब होता है? जब आपको डिवाइड करना है फ्रैक्शन, एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करूं, अगर ये फ्रैक्शन बन रहा है, तो अगर नीचे वाला नंबर ऊपर वाले से बड़ा है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है, जैसे मान लो कि 4/5 ले रखा है, 6/7 ले रखा है ना, 8/9, मतलब नीचे वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, उस केस में आपका आंसर हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में आएगा। क्योंकि आप समझिए 5 चीजों को, है ना, 4 चीजें हैं, 4 चीजों को 5 लोगों में बांटना है, तो एक एक बांट पाएंगे क्या आप? ये इक्वल कब आएगा 1 के? जब 5/5 होता, 7/7 होता, तब इसका आंसर 1 आता है। 9/9 का आंसर 1 आता है। लेकिन ये 8/9 है, मतलब ये 1 से छोटा हो जाएगा। मतलब ऐसे नंबर जिसके अंदर डिनोमिनेटर जो है बड़ा हो, उसकी वैल्यू 1 से छोटी आती है, ध्यान रखना। क्लियर? और अगर न्यूमरेटर बड़ा हो गया, न्यूमरेटर बड़ा हो गया, अगर ऊपर वाली क्वांटिटी बड़ी हो गई, तो 1 से बड़ा आता है। जैसे आप यहां देख लो, इनमें यहां से लेके यहां तक 3/4 तक अगर आप देखो, क्या सब में नीचे वाला देखो डिनोमिनेटर बड़ा है ऊपर से, 0 से बड़ा है 4, 1 से बड़ा 4, 2 से बड़ा 4, 3 से बड़ा 4, है ना, 0 से लेके यहां तक सब में आप देखो वैल्यू जो है 1 से छोटी है। 0 है, 0.25 है, 0.75 है, 0.5 है, सब 1 से छोटी है। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम हो जाए तब वैल्यू 1 आती है, और जब न्यूमरेटर बड़ा हो जाए, डिनोमिनेटर छोटा हो जाए, तब वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाती है। ये बात समझ में आई? अब इन्होंने जो चीज कहा कि tan a की वैल्यू 1 से हमेशा छोटी होगी, तो ऐसा तो तब हो पाएगा जब बेस हमेशा बड़ा हो परपेंडिकुलर से। मैंने बताया 1 से छोटा कब होता है? 1 से छोटा कब होगा? जब नीचे वाला नंबर ऊपर वाले से बड़ा हो। तो इनके हिसाब से बेस जो है परपेंडिकुलर से हमेशा बड़ा होता है। हमेशा होता है क्या? नहीं होता। कुछ कुछ केस में बेस बड़ा हो सकता है, बेस हमेशा बड़ा नहीं होता। तो ध्यान रखना, क्योंकि बेस हमेशा कभी कभार परपेंडिकुलर बड़ा होता है, कभी कभार बेस बड़ा होता है। परपेंडिकुलर बेस तो पता है ना, ये डिपेंड करता है एंगल पे। एंगल ये रहा तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, अगर एंगल ये रहा तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो चेंज हो जाएगा। तो आप कैसे बोल सकते हो कि बेस हमेशा बड़ा हो जाएगा? तो बेस हमेशा बड़ा नहीं होता, इसलिए ये हमेशा 1 से छोटा नहीं होगा। यानी पहले वाले का आंसर आपका आ जाएगा फॉल्स। लिख लेना ना, पहले वाले का आंसर क्या आ जाएगा आपका? फॉल्स। फिर नेक्स्ट क्या लिखा आपको? देखो दूसरा सवाल। दूसरा सवाल हमारे पास दिया हुआ है, sec a is equal to 12/5 for some angle of a. sec a is equal to 12/5. sec a की वैल्यू 12/5। sec a होता क्या है? हाइपोटेनियस बाय बेस। तो देखो हाइपोटेनियस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, बेस छोटा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है हाइपोटेनियस बड़ा हो सकता है, बेस छोटा हो सकता है, तो ये चीज पॉसिबल है। तो आप डायरेक्टली इसमें लिख देंगे ट्रू। फिर तीसरा देखो, तीसरा थर्ड वाले का आंसर क्या आएगा? थर्ड क्वेश्चन है, cos इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंड। गलत चीज है। याद है स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था साइन कोसाइन वगैरह, है ना, ध्यान में होगा, मैंने बताया था साइन होता है, कोसाइन होता है। तो आपको याद होगा cos किसका एब्रीविएटेड फॉर्म होता है? cos। भाई cos होता है कोसाइन का, लेकिन इन्होंने बोला है कि cos होता है कोसेकेंड का।
कौन सा सही है? कॉस किसका शॉर्ट फॉर्म है? कोसाइन का या कोसेकेंड का? कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म है ना भाई। कोसेकेंड का शॉर्ट फॉर्म तो कॉसेक होता है, याद होगा। तो कॉस कोसेकेंड का शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यहां पे हमें लिखना है फॉल्स। क्लियर? नेक्स्ट क्या दिया है? कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। हाँ, ये चीज समझने वाली है, ध्यान रखना। अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स अलग अलग होते हैं। अलजेब्रा में अगर कहीं पे एक्स वाई लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है कि एक्स इंटू वाई। तो ये रूल ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई मत करना। ट्रिग्नोमेट्री में अगर लिखा हुआ है कॉट ए तो इसका मतलब ये मत कर देना कि कॉट इंटू ए, है ना, ऐसा नहीं होता। कॉट इंटू ए नहीं होता। कॉट अकेले डिफाइंड नहीं है। सीओटी की क्या वैल्यू है? कॉट तो एक रेशियो है, वो एक रेशियो का नाम दिया गया ना। कॉट एक रेशियो है और वो रेशियो पूरा का पूरा डिपेंड करता है एंगल पे। मैंने बताया जब तक एंगल नहीं होगा तब तक डिफाइंड नहीं होगा। तो अकेले कॉट ए की कोई वैल्यू नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है इसका। तो ध्यान रखना, कॉट ये रूल है, एक रूल की तरह याद रखना कि अकेले कॉट डिफाइंड नहीं होता, अकेले साइन डिफाइंड नहीं होता। साइन के पीछे एंगल होना जरूरी है, कॉस के पीछे एंगल होना जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी रेशियो के पीछे उसका एंगल बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे अलजबरा का रूल मत लगाना कि एक्स वाई मतलब एक्स इंटू वाई, तो कॉट ए का मतलब कॉट इंटू ए, ये गलत हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। इसमें लिखा है ना फॉल्स लिख दो। फिर चौथा बता दो सर, चौथा क्या लिखा है? साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। ध्यान से समझो यार, साइन थीटा मामू बना रहा है तुम्हें ना। साइन थीटा 4/3, देखो साइन थीटा की वैल्यू 4/3। भाई साइन थीटा होता क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब जरा इस बात को समझिए, परपेंडिकुलर बड़ा होता है कि हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है? लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बकलोल जो है हाइपोटेन्यूज को 3 बता रहा है और परपेंडिकुलर को 4 बता रहा है ना। गलत है कि नहीं है? समझो, परपेंडिकुलर तो छोटा, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा साइड होता है, हम इतना जानते हैं। तो यहाँ हाइपोटेन्यूज 3 कैसे हो सकता है? नहीं होगा ना। और परपेंडिकुलर 4 हो जा रहा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, है ना। यहाँ पे लिख देना फॉल्स। मतलब सिर्फ एक ही ट्रू ऑप्शन था इसके अंदर। समझ में आ गया क्या? इसलिए मैंने आपको कहा था कि इसमें ट्रू फॉल्स आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। ट्रू फॉल्स एकदम समझ के करने वाली चीजें हैं, आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हल्के में ना, पीछे से देख के आप छाप नहीं सकते। क्लियर हो गए? तो इसी के साथ हमारा ये 8.1 पूरा खत्म होता है। ठीक है, हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया, उसके कंसेप्ट पढ़े, 8.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया हमने आज। और अब नेक्स्ट हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है 8.2 के इंट्रोडक्शन पे, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की स्पेसिफिक एंगल पे वैल्यू क्या होती है, साइन 30 क्या होता है, कॉस 30 क्या होता है। और सिर्फ बताएंगे नहीं, पूरा एक्सप्लेन करेंगे डेरिवेशन के साथ। याद है सभी को? और ध्यान रखना, ये पूरा कंप्लीट करना, कंप्लीट करने के बाद ही वो लेक्चर अटेंड करना, वरना उसमें बहुत दिक्कत आएगी आपको। एटलीस्ट ये याद होना चाहिए कि साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, चीजें आपको आनी चाहिए। साइन के रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। याद है साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसेक थीटा का। कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक थीटा का। टैन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉट थीटा का। ये सब बातें ध्यान रखना। टैन थीटा की एक और वैल्यू होती है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये सब पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हम लेक्चर को यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। टिल दैट आप ये पूरा कंप्लीट करके रखना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। बाय।